जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये एस्टिमेट के हिसाब से ये कहा गया है कि भारतवर्ष की जो जीडीपी है वो अनुमानित है कि जापान के जीडीपी से आगे हो जाएगी और हम जो पांचवी अर्थव्यवस्था थे वो अब चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हालांकि अंतर बहुत छोटा है और ये एस्टिमेट है, लेकिन चलिए, ये खुशी की बात है भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के निवासियों के लिए खुशी की बात है कि हमारा देश आगे बढ़ा। हम पांचवी से चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, आगे बढ़े। लेकिन अब विश्लेषक हूं मैं और अध्यापक हूं और अर्थशास्त्र का छात्र हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इसको जरा बारीकी से देखा जाए कि वास्तविकता में इसकी असलियत क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है और हमें कितना खुश होना चाहिए। पूरी तरह से खुश हो जाना चाहिए, बाकी चीजों से निगाहें मोड़ लेनी चाहिए, या वास्तविकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो आप ये नोट कीजिए, जापान की टोटल पॉपुलेशन 12.5 करोड़ है और भारतवर्ष की टोटल पॉपुलेशन 144 करोड़। इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष की जो जनसंख्या है वो जापान की जनसंख्या से करीब करीब 12 गुने ज्यादा है और जीडीपी हमारी बराबर है। चीन की जनसंख्या और हमारी जनसंख्या करीब करीब बराबर है। चीन की जीडीपी करीब 19 ट्रिलियन डॉलर्स की है और हमारी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इसका माने चीन हमसे 4 गुना ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत है। जापान हमसे 12 गुना ज्यादा मजबूत है। जर्मनी और यूके, जिनकी जीडीपी भी हमारे आसपास है, लेकिन उनकी जनसंख्या हमसे 1/6 भाग है, मतलब हम 6 गुनी ज्यादा जनसंख्या उनसे हमारी है। इसका माने वो हमसे 6 गुने ज्यादा समृद्ध है। लेकिन चलिए, नकारात्मक बात नहीं करूंगा मैं, खुशी का, कुछ लोग खुशी मना रहे हैं उनको बधाई दूंगा, लेकिन विश्लेषण तो मैं करूंगा। इसका मतलब है कि उदाहरण लीजिए कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और आपके घर की इनकम 1 लाख रुपए है। आपके पड़ोसी के घर में 20 लोग हैं, उनकी भी इनकम 1 लाख रुपए है। क्या दोनों की समृद्धता बराबर है? क्योंकि आपकी घर की इनकम 1 लाख रुपए है और 4 लोग हैं, तो 25,000 रुपए पर कैपिटा आपकी इनकम है। उनके यहाँ 1 लाख रुपए की इनकम है और 20 लोग हैं, तो 5,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में समृद्धता ज्यादा होगी, आपके घर में खाने पीने का क्वालिटी अच्छी होगी, बेटर होगी, लिविंग कंडीशन बेटर होगी। और अगर पड़ोसी ये शिकायत करे कि इनकम तो हमारी दोनों की बराबर है, लेकिन उनके यहां ज्यादा सामान क्यों, हमारे यहां सामान कम क्यों, कारण यह है कि उनकी समृद्धता हमारी समृद्धता से कम है, इसलिए कि उनकी पर कैपिटा इनकम कम है, हमारी पर कैपिटा इनकम मेरे परिवार की ज्यादा है। तो एक तो मुद्दा यह समझ लीजिए कि जापान हमसे 12 गुने ज्यादा समृद्ध है। और जर्मनी हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या चीन हो या अमेरिका हो, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो वो हमसे 10 गुने 12 गुने ज्यादा समृद्ध हैं। लेकिन चलिए, समृद्धता तो एक बात होती है। दूसरी बात, अगर हमारी यही 4 करोड़ की जीडीपी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती, या करीब करीब हमारे जो सबसे अमीर लोग हैं और हमारे देश के जो सबसे गरीब लोग, उनके बीच में आय का अनुपात 1/10 भाग होता या 1/100 भाग भी होता, तो शायद इतने कष्ट की बात ना होती। मैंने गरीब से गरीब आदमी 10,000 रुपए महीना कमाता और अमीर से अमीर आदमी 2 लाख रुपए महीना कमाता, तो ठीक है, इतना अंतर होना चाहिए। बहुत मेहनत करने वाले को ज्यादा मिलना चाहिए, कम मेहनत करने वाले या श्रम के उस पे आधारित, इतना अंतर समझ में आता है। लेकिन अगर जो आपका सबसे गरीब वर्ग है, जो करीब करीब 60% है, अगर उसकी एवरेज इनकम 5,000 रुपए महीना है और जो सबसे अमीर वर्ग है
1.5-2%। अंबानी अडानी जैसे लोग, उनकी अगर रोज की इनकम 1,000 करोड़ रुपए में है तो कष्ट का विषय तो है। इसलिए कष्ट का विषय है कि जीडीपी में तो वो भी काउंटेड हैं जो बहुत अमीर हैं, और वो भी काउंटेड हैं जो बहुत गरीब हैं। जब पर कैपिटा इनकम भी अगर आप निकालते हैं, जैसे अभी मैंने 2 परिवारों की पर कैपिटा इनकम निकाली है, जब देशों के भी पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो सबसे अमीर भी उसमें शामिल होते हैं, सबसे गरीब भी उसमें शामिल होते हैं। अगर सबसे अमीर 2-3% लोगों को आप निकाल दें तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम क्या, जो विश्व के सबसे गरीब देश है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनसे भी कम नहीं है क्या? क्या ये हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता नहीं है क्या हमको ये गंभीरता से सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो असमानता है उसको कम करने की आवश्यकता है? क्योंकि ये भाई कोई भी अर्थशास्त्र पढ़ने की इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि गरीब आदमी की अगर इनकम बढ़ेगी तो वो परचेजिंग ज्यादा करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, और उसकी वजह से इंडस्ट्री की प्रॉस्पेरिटी आएगी। जो बहुत अमीर आदमी है वो कंजम्पशन की मेच्योरिटी में पहुंच चुका है, अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजम्पशन में पहुंच चुका है। अब वो ज्यादा रोटी नहीं खाएगा, ज्यादा कमरों में नहीं सोएगा। अगर अंबानी जी के घर में 50 कमरे हैं, रहने वाले 4 हैं, तो अब 100 कमरे का तो उन्हें होटल तो बनाना नहीं है भाई। 20 कार हैं, 100 कार हैं, 5,000 कार तो रखेंगे नहीं, तो अब वो नहीं खरीदेंगे। खरीदेगा कौन? जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। तो अगर अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा तो आपकी देश की इकोनॉमी का फ्यूचर गड़बड़ा जाएगा। तो पॉपुलेशन की वजह से अगर आपकी जीडीपी ज्यादा हो गई, चौथी अर्थव्यवस्था हो गई, तो बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ये जो आंकड़े हैं ये भ्रम क्रिएट कर रहे हैं। और आपको देश को आवश्यक है कि गरीब लोगों को केवल 5 किलो अनाज न दिए जाएं 80 करोड़। अब सोचिए 142 करोड़ की जनसंख्या में अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था आपको करनी पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि देश की 60% जनसंख्या ऐसी परिस्थिति में है कि अगर उसको 5 किलो अनाज न मिले तो भूखी मर जाए। चलिए ये भी हम सब बात छोड़ देते हैं, हम मान लेते हैं कि जो ये आंकड़े पेश किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, और वो भी एस्टिमेटेड, अभी वास्तविकता नहीं है, और इसमें महंगाई का भी योगदान है। सब जानते हैं महंगाई ज्यादा होगी तो जीडीपी ज्यादा होगी। भाई जो चीज पहले 100 रुपए बिकती थी उतना ही माल अब 150 में बिकेगी, तो मानी बात है कि इनकम ज्यादा हो जाएगी। इनकम ज्यादा होगी लेकिन इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो जाएगा, तो वो कंपेंसेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बात सच है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रही है और हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, तो मैं माननीय मोदी जी से कोई निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन तो यह करना चाहता हूं, जो जीएसटी आपने बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है, जिसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के हाथ में परचेजिंग पावर कम हो गई है, कृपा करके उसको कम कर दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा गरीब मध्यम वर्ग के पास परचेजिंग पावर होगी उतना ज्यादा माल वो खरीदेगा, उतना ज्यादा इंडस्ट्री को और बड़े लोगों को फायदा होगा। जीएसटी कम कर दीजिए। आपने शायद सरकारी नौकरियां नहीं दी, जो आपने 2 करोड़ पर ईयर का वादा किया था, शायद इसलिए नहीं दी कि आपका फिस्कल डेफिसिट ना बढ़ जाए, और पेपर लीक हो गए, लोगों को नौकरियां नहीं मिली, सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। हर बच्चे के लिए मजबूरी है, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, वो प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना पड़ता है। प्राइवेट नौकरी में डिमांड नहीं है तो वो बार्गेनिंग पावर जो है वो इंडस्ट्री के पास है, एम्प्लॉयर के पास है, एम्प्लॉय के पास नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय के पास विकल्प नहीं है। तो अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो सरकारी नौकरी के द्वार खोल दीजिए, ईमानदारी सारे पद भर दीजिए, जिससे कि बच्चों को नौकरी मिले, और बच्चों को नौकरी मिलेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परिवारों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगी। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, अगर 80 करोड़ लोग जो आज 5 किलो अनाज पे हैं, इनको 10,000 रुपए महीने की इनकम जनरेट हो जाए इनकी, तो ये दूध भी खरीदेंगे, ब्रेड भी खरीदेंगे, अंडा भी खरीदेंगे, कपड़े भी खरीदेंगे,
साइकिल भी खरीदेंगे, मोटरसाइकिल भी खरीदेंगे, तो उसकी वजह से देश की प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो जापान जाके अगर आप वहां पे ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, उनकी इनकम बहुत कम है, और बहुत अमीर लोग, तो शायद इतना ज्यादा अंतर, आप अमीर वहां भी भीषण अमीर हैं और गरीबी वहां भी है, लेकिन गरीबों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। परसेंटेज इज एंटायरली डिफरेंट। और गरीबी भी उस स्तर की नहीं है जहां महीने में 27 रुपए कमाने में, पर डे 27 रुपए कमाने वाले लोग, जो हमारे देश में है। किसानों की हालत वही है, मजदूरों की हालत वही है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की स्थिति वही है। उसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता तो है। तो एक तो आप जीएसटी हटवा दीजिए मोदी जी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस, कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा गिर गए। $140 जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस थे, जिस दाम पे हम पेट्रोल खरीद रहे थे, डीजल खरीद रहे थे, आज $70 होने के बावजूद हम उससे 1.5 गुने दाम पे पेट्रोल डीजल खरीद कर उसे कम कर दीजिए। अब देश की अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी हो गई है, अब देश को कोई परेशानी तो है नहीं। जो टोल टैक्स आपने बहुत ज्यादा लगा दिया है, हर जगह टोल टैक्स लगा दिया है, और सड़कें अच्छी होना तो ये देश की जनता का अधिकार है। जब कोई नई गाड़ी खरीदता है तो उसके बाद उसको रोड टैक्स देना होता है। रोड टैक्स होता ही रोड के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर रोड अच्छी होना हमारा अधिकार है, तो अगर आप कोई टोल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो उसमें टोल टैक्स लेके 2-2.5 लाख करोड़ रुपए पर ईयर का हमसे वसूली कर लेते हैं, जो अंत में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के जेब में पड़ता है, और उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए एस्टिमेट के अनुसार, तो इतने रियायत के हकदार तो देश की जनता मोदी जी आपसे है। और एक निवेदन और जो मैंने शुरू में किया था कि बहुत अमीर लोगों को जिस प्रकार से कंपटीशन कम करके मोनोपोली क्रिएट की जा रही है, और उनके धन में, संपदा में लगातार ऐसी तेजी होती जा रही है कि एक समय आ गया कि हमारे देश के पूंजीपति गौतम अडानी साहब विश्व के दूसरे सबसे बड़े पूंजीपति बन गए। जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप पर कैपिटा इनकम से देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय से देखेंगे, तो हम करीब 150 नंबर पे आते हैं। तो अगर आपकी जीडीपी बढ़ी है जनसंख्या की वजह से, तो शायद ये बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। खुशी होनी चाहिए, खुशी की बात भी है, लेकिन खुशी के बाद उसकी विश्लेषण और विवेचना करके उसके अंदर के समीकरणों को समझने की आवश्यकता है। और जो मैंने आपसे डिमांड की, पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम कर दीजिए, टोल टैक्स कम कर दीजिए, और जीएसटी कम कर दीजिए, गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम कर दीजिए मोदी जी, तो मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानूंगा, और देश आपका बहुत बड़ा कृतार्थ होगा। क्योंकि गरीबों को, अगर 80 करोड़ लोगों को, 60% लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रहना पड़ रहा है, तो जब हम कहेंगे विश्व फोरम में कि हम जापान से आगे निकल गए, तो लोग हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।